ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रतिशत के 2 पार्ट, बिल्कुल बेसिक जो बातें थी वो क्लियर हो चुकी थी आपकी, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको समझाया जा रहा है वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो। और उन जितने भी प्रश्न हैं, सबसे पहले रेशो रिवाइज कर लो आप अच्छे से, और उसके बाद फिर आप प्रतिशत करना, ठीक है। क्योंकि ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको एक बार काफ़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद आप सभी अच्छे हो जाओगे। चलिए, तो आपके क्वेश्चन हो चुके थे, देखते हैं कितने। 2 पार्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। चलिए, यहां से कमी वृद्धि वो हो चुका था, और कुछ एक फ्रैक्शन थी जो आपको हमेशा याद रखनी थी। वो फ्रैक्शंस क्या थी? वो फ्रैक्शन ऐसे थी कि 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% को आप क्या लिख सकते हो? 1/8। 16 सही 2/3% को आप क्या लिख पाओगे सभी विद्यार्थी? 1/6। 33 सही 1/3% को क्या लिख पाएंगे हम सभी? 1/3। कहने का मतलब कुछ एक ऐसी फ्रैक्शन थी जो आपको हमेशा याद रखनी है। हमेशा याद रखने का मतलब ये है कि जितनी बार आप इस चैप्टर को करोगे या जितने प्रश्न आप करोगे, आप लोगों को उतना ही फायदा होने वाला है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो आपको बताया गया था, हमने 2 लेसन इसीलिए किए ताकि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है कि आपको ये दिमाग में रखनी है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी संख्या है, वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब देखिए, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं, 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, 259। तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? ठीक है, तो एक बात बताइए। अब आप ऐसा मान सकते हो कि माना x भी मान सकते हो। एक तो भी पहली बात तो ये x मान सकते हो, और दूसरी बात आपको पता है कि टोटल कितने मानते हैं अपन? 100% ही तो है ना। या ऐसा मान लो कि टोटल उस कक्षा में बच्चे कितने थे? 100 थे, ठीक है। आप ऐसा भी मान सकते हो, ठीक है। एक बार अपन ऐसा करेंगे, उसके बाद आप अच्छे हो जाओगे खुद ही। माना कुल विद्यार्थी कितने मान लिए? 100। अब 93% बच्चे थे वो सफल हो गए, यानी कि जो सफल हो गए। अब एक बात बताओ, 93 यानी कि जितने बच्चे क्लास में उपस्थित थे या जितने बच्चे क्लास में थे, 100 का 93% कितना आएगा? 93 आएगा, तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं। अब देखिएगा भी, टोटल 100 थे, ये बाद की बात है। 93 सफल हो गए तो असफल कितने? 7 हुए। और ये इन दोनों का रेशो बना लो आप सभी, जैसा आपको उचित लग पा रहा है, क्योंकि ये कुल छात्र को रिप्रेजेंट करेगा। कुल छात्र 93 और 7 कितना? 100। बात समझ आ रही है आप सभी को? आप कैसे भी डील कर सकते हो, इतना आसान है। मैं एक बार आपको आराम से बताने की कोशिश कर पा रहा हूं, ठीक है। और रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, तो ये 93x, ये 7x और ये 100x। अब यहाँ पर 259 छात्र असफल हो जाते हैं। यहाँ पर असफलता, जो असफल छात्र हैं वो कितने हैं? 7x है, लेकिन एक्चुअल में 259 है। तो x की वैल्यू 7 × 3 21 और 7 × 7 49, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 37 आ गई। तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या ये 100x है, तो 100 को कितने से गुणा करेंगे? 37 से गुणा करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 3700 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। आई होप कि आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आपको बार बार इन्हें हल करना है। सेम प्रश्न है। अब देखिए, आपको मैं समझाता हूँ कुछ अच्छी बातें जो आपको काफ़ी अच्छी लग सकती हैं, आपको समझ में भी आएगी ये बात। जो अब ये फ्रैक्शन अलग आ चुकी है, इस वजह से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। अब आप देखिए कि एक परीक्षा में 16 सही 2/3% छात्र सफल होते हैं। अब उन्होंने कहा कि 16 सही
2/3% छात्र सफल होते हैं। ठीक है, तथा 555 छात्र असफल हो जाते हैं। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ भी, आप अगर इसे हल करोगे तो हमें समय लगेगा। हम क्या करने वाले हैं, 16 सही 2/3% को 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को। 1/6 लिख पाएंगे, यानी कि 1/6 छात्र क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। अब 1/6 है क्या, अब ये जो 6 है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं आपको यहां पे एक बात ऐसी बोल देता, भी आपको कहता कि 20% छात्र सफल होते हैं, तो आप क्या करते, टोटल 100 मान लेते, क्योंकि 100 का 20% निकालना आसान है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। और 20% होता क्या, 20/100 नहीं लगाते आप सभी, ठीक है। और क्या 20 1 20 और 20 पंजे 100 नहीं लगाते क्या आप सभी, बिल्कुल अच्छे से लगा पाते और इसे हल भी करते हैं हम सभी, ठीक है। अब देखिएगा 1/6 छात्र हैं जो वो क्या है, सफल हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा जो यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। अगर कहता कि 1/6 छात्र असफल हैं तो एक बच्चा असफल होता। अगर कहता कि 1/6 बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, यानी कि एक बच्चा पिकनिक पे जा रहा है, और ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल को, ठीक है, टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। अब कहने का मतलब ये है कि जो सफल छात्र हैं, सफल 1 है, सफल का रेशो असफल से, और ये टोटल कुल बच्चे, इस बात का भी ख्याल रखना है हम सभी को। तो टोटल है 6, जिनमें सफल हुआ 1, तो असफल कितने हुए, 5। तो यही बात आपको बतानी है, समझानी है, ठीक है। अब देखिए आप सभी, 1 सफल 5 असफल, कुल 6 हैं, और 555 छात्र असफल होते हैं। तो रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। तो देखिएगा क्या रहने वाला है, 5 को गुणा करेंगे, 5x की वैल्यू कितनी है, 555 है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 111 आएगी। तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 6x थी, और 6 को गुणा करेंगे 111 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 666 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर, ठीक है। आपको इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है कि आप इसे कैसे डील कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि देखिएगा जरा सभी बच्चे, मैं आपको कह दूं कि चलिए 33 सही 1/3% छात्र पास होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे क्या लिख पा रहे हो, ये इसका मतलब है 1/3 बच्चे पास होते हैं भी। अगर टोटल बच्चे 3 हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल को, कुल को। अब पास है, जो बात बोल दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, वो ऊपर न्यूमरेटर वाली है, यानी कि टोटल 3 है, पास 1 है, तो जाहिर सी बात है कि फेल कितने होंगे, 2, क्योंकि 2 और 1 कितने, 3। इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। यही बात इंपॉर्टेंट, आपको यही बात समझनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब आपको वही बात बता रखी है उन्होंने कि एक परीक्षा में 6 सही 2/3% छात्र असफल होते हैं। अब देखिएगा 6 सही 2/3% छात्र असफल होते हैं। अब इस बात को समझना है आप सभी ने, ये असफल हो गए। अब असफल का मतलब ये है कि 6 सही 2/3%। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं याद तो आप आरामदारी से 6 सही 2/3% को 6 × 3 18, 18 और 2 कितना 20, बटा में कितना 3, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। तो 20 1 20 और 20 पंजे 100, यानी कि आप इसे क्या लिख पाओगे, 1/15। मैंने उस दिन बताया था 6 सही 2/3 1/15, और 6 सही 1/4 1/16, ठीक है। यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/15। 1/15 छात्र क्या होते हैं, असफल होते हैं। अब असफल होने का मतलब ये है कि आप रेशो बनाओ जरा। अब इधर आइए, यहाँ पे बनाते हैं कि असफल कितने हुए, असफल हुए 1, और ये 15 किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को रिप्रेजेंट करेगा।
असफल 1, तो बताओ सफल कितने हुए? 14 आएंगे। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? क्या आएंगे? 14 आएगा, क्योंकि टोटल बच्चे 15 हैं, जिनमें से एक फेल हो गया तो बाकी के 15 में से एक जाएगा 14, वो सफल होंगे, पास होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा गया कि 1960 छात्र सफल होते हैं। यहाँ पर कितने बच्चे सफल होते हैं? 14x, लेकिन एक्चुअल में कितना? 1960। तो 14 × 14 196 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 140 आ गई। तो छात्रों की कुल संख्या ये 15 है, इसको 140 से गुणा करेंगे तो 0, 15 × 4 60, 6 बचा, 15 कम 15, 15 और 6 कितना? 21। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 2100 आएगा। कितना आएगा? 2100 ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है वो कितना आएगा? ए आएगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से इन बातों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए 66 हुआ। अब हम बढ़ते हैं 67 पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको ऐसा बताया गया है कि डील कैसे करोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि डील कैसे करना है। देखिएगा, एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी विज्ञान, कॉमर्स, कला तथा गृह विज्ञान विषय चुनते हैं। 16 सही 2/3% विद्यार्थी विज्ञान, 16 सही 2 यानी कि जो विज्ञान सब्जेक्ट लेते हैं वो हैं 16 सही 2/3%। 33 सही 1/3% विद्यार्थी कॉमर्स, 33 से 1/3% विद्यार्थी कॉमर्स। और जो कला चुनते हैं 44 सही 4/9% विद्यार्थी कला चुनते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गृह विज्ञान? आपको नहीं पता कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गृह विज्ञान चुनते हैं, और ये टोटल कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 100% को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात तो सभी को पता है ना। यानी कि अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो बराबर किसके आना चाहिए? 100% के। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों को जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे। ठीक है, अब जोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए। तो देखिएगा, आप क्या करोगे, ये जो अकेली रकम है विदाउट फ्रैक्शन वाली, 16, 33 और 44। ठीक है, तो 44 और 33 कितना होगा? 77। 77 में हम जोड़ेंगे कितना? 16। तो कितना आएगा? 87 में 6, 93 आ गया। ये 93 आ गया, ये 93% प्लस। अब ये जो फ्रैक्शन वाली है, यानी कि 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/9, आप इन तीनों को जोड़ने वाले हो। यहां पर ये साइड में है, एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा। एलसीएम आया 9। तो देखिए गया जाएगा 3 × 2 6, और ये आएगा आपके पास 3 × 1 3, और ये आएगा 4। ठीक है, तो 6 और 3 9, 9 और 4 कितना? 13/9, और 13/9 को फर्दर सोल्व करोगे, 9 एकम 9, 1 सही 4/9%। यानी कि इनकी वैल्यू, इन तीन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके पास? ये लीजिएगा, 1 सही 4/9%। अब आप 93 में 1 सही 4/9% जोड़ोगे, 93 और 1 कितना? 94 सही 4/9%। और 94 सही 4/9% को किस में से घटाना है आप सभी को? 100 में से घटा पाओगे आप सभी। ठीक है, 100 में से घटाओगे तो 100% में से आप घटाने वाले हो 94 सही 4/9%। तो ये घटाना सिखाया हुआ है। आप 100 में से 95 घटा दो, 5 बटा में 9 रहेगा ही रहेगा। 9 में से 4 गए 5, आपका आंसर कितना आएगा? 5 सही 5/9% आएगा। कितना आएगा? 5 सही 5/9%। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इसमें आपको ऐसा पता होना चाहिए कि डील कैसे करना है, जोड़ोगे कैसे। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके जोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सभी विद्यार्थियों को फ्रैक्शन याद होती तो उससे अच्छी बात नहीं है। फ्रैक्शन कैसे, सुनिएगा सभी विद्यार्थी, फ्रैक्शन कैसे है। एक सेकेंड, ये लीजिए, इसे मिटा देते हैं। अगर फ्रैक्शन याद होती आप सभी को तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये मैंने बताया एक बार आप सभी को, देखिएगा। 16 सही 2/3%, 1/6। 33 सही 1/3 कितना? 1/3, और ये कितना? 4/9। और ये अभी इंपॉर्टेंट 100% में नहीं घटाना, क्योंकि 100% की फ्रैक्शन भी कितनी? 1।
इन तीनों को जोड़ के एक में से घटाना है हम सभी को। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ही लेने वाले थे हम सभी, कितना आएगा 18 आएगा। तो 6 × 3, 3 × 6 और 9 × 2, लेकिन 2 × 4 कितना 8 और 6 14, 14 और 3 कितना 17/18। बात समझ आई सभी बच्चों को? 17/18 आएगा और इसे हम एक में से घटाएंगे इस साइड ले जाकर, एक में से 17/18, 18 में से 17 गया, कितना बचा 1/18 और लास्ट में 1/18 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि जो ऑप्शन थे आपके वो किस में थे, प्रतिशत में थे। तो देखिएगा 9 × 2 और 50 × 2, तो 50/9 को अगर आप हल करोगे तो ये आएगा 5 सही 5/9%। आपको अगर फ्रैक्शन याद है तो आप बखूबी इसे ऐसा कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन याद है। फ्रैक्शन अगर आपको नहीं याद है तो जैसे मैंने आपको अभी भी तरीका बताया आप उससे भी डील कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे आय और व्यय से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। आय और व्यय से संबंधित प्रश्न आएंगे और इन्हें बहुत अच्छे से करेंगे हम सभी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी को। ये बात सभी बच्चों को पता है, कौन सी बात? एक बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। ये बात सभी बच्चों को पता है, यानी कि आय बराबर या तो खर्च बोल दो या क्या बोल सकते हो व्यय, और आपके लिए ये क्या है बचत है, ठीक है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। और अगर आपको व्यय चाहिए, खर्चा चाहिए, आप क्या करने वाले हो, इनकम में से बचत घटा दोगे, और अगर आप सभी को बचत चाहिए, सेविंग्स चाहिए, तो इनकम में से आप क्या घटाने वाले हो, खर्च घटाने वाले हो। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है रेशो के चैप्टर में, और ये छोटी छोटी बातें सभी विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आसान है बिल्कुल, आप अच्छे से समझ पाओगे इन बातों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 12 सही 1/2% खर्च करके 5,600 रुपये की मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च बताइए। बताओ भैया, अपनी इनकम का 12 सही 1/2% खर्च करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वही बात बार बार इंपॉर्टेंट है, आप सभी के सामने आएगी कि 12 सही 1/2% खर्च करता है, और 12 सही 1/2% के खर्च करने का मतलब है 1/8 खर्च करता है। और ये जो 1 रुपया है ये खर्च कर पा रहा है, और ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगी, इनकम को। इस फ्रैक्शन से हमारे पास दो बातें सामने आई कि खर्च और इनकम का जो रेशो है, खर्च और जो इनकम का रेशो है वो कितना है, 1:8 है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बचत चाहिए, जो कि बचत कितनी आएगी, 7 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अगर इनकम में से खर्च जाएगा तो आपके पास क्या आने वाली है, बचत आने वाली। आई होप कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। और रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर 5,600 रुपये की मासिक बचत करता है। बचत यहाँ पे कितनी, 7x, लेकिन वास्तव में कितनी, 5,600। x की वैल्यू आएगी 5,600 बटा में कितना, 7। देन x का वैल्यू कितना मिलने वाला है आपको, 800 रुपये मिलने वाला है। अब x की वैल्यू 800 आ गई, आपको क्या चाहिए था, उसका मासिक खर्च बताइए। तो मासिक जो खर्च है वो x है, और x बराबर कितना है, 800 है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 800 आएगा। आई होप कि आप सभी इस सेशन को एंजॉय कर पा रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आप सभी 68 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। आप जब तक इस प्रश्नों को खुद सोल्व नहीं करोगे ना, तब तक बात ही नहीं बन पाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। 69 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। बार बार करो। फ्रैक्शन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कह दे कि 66 सही 2/3% खर्च करता है, तो 66 सही 2/3% को क्या लिख सकते हो, 2/3
खर्च करता है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, बोला कि 2/3 खर्च करता है, तो 2 रुपए जो ऊपर वाले हैं वो खर्च करेगा, 3 इनकम को दर्शाएगा, 3 टोटल को दर्शाएगा और 3 में से 2 जाएगा। अब इनकम में से अगर खर्च जाएगा तो क्या बचेगी? बचत बचेगी। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, ये 68 हो चुका था, आइए 69 पे आइए। ओके, अब देखिएगा आप सब भी, अब आप खुद बताओ जरा, आप क्या कहोगे? एक व्यक्ति अपनी आय का 6 सही 1/4% बचत करके 49,500 रुपए का खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय बताइए। सबसे पहले जो फ्रैक्शन दिया गया है उससे डील करेंगे, और उससे डील करने का मतलब यह है कि 6 सही 1/4% बचत करता है, और 6 से 1/4% बचत करने का मतलब ये है कि 1/16 बचत करता है। और मैंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन कही ये 1 रुपए की बचत है, ये किसको दर्शाता है? इनकम को। अगर ये बात समझ में आ गई है तो सबसे अच्छी बात है, यानी कि इनकम का और बचत का जो रेशो है, इनकम कितनी? 16 और बचत कितनी? 1। इनकम में से अगर हम सेविंग्स घटाएंगे तो ये क्या आएगा? खर्च आएगा, व्यय आएगा। क्या इस बात को सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? और 16 में से 1 जाएगा, 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। क्या इस रेशो को समझ पाए सभी बच्चे? यही सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से यहां कैसे आया जाएगा? अगर वो सिंपल कहेगा ना कि 12% खर्च करता है, 12% खर्च करता है, तो 100 में से 12 घटाएंगे, 88 सेविंग्स करता है। बड़ा सिंपल है, लेकिन फ्रैक्शन में आपको समझना पड़ेगा कि डील कैसे करवाया गया है। और रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। ये 16x है, ये x है और ये 15x है। आपको क्या कहा गया है बताइएगा? कि 49,500 रुपए का व्यय करता है, खर्च करता है। अब यहां पर खर्च कितना है? 15x है, लेकिन एक्चुअल में कितना है बताइए? 49,500 रुपए का। भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 × 3 45 और 15 × 3 45 यानी कि 3300। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3300 आ गई। और उसकी मासिक आय पूछी है, और मासिक आय कितनी है? 16x है। तो 16 को 3300 से गुणा करना है। 2 0 तो लगी ही रहेंगी। 16 × 3 48, 4 कैरी करेंगे। 16 × 3 48 और 4 52। मेरा आंसर कितना आएगा? 52,800। 52 यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आप ब्रैकेट में लिख लेना आपकी कॉपी में, 52,000 कितना आएगा? 800 आएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? उनकी इनकम पूछी गई है। अगर बचत पूछता हम सभी से, बताइएगा, अगर बचत पूछता तो x से गुणा करते तो सिर्फ x की वैल्यू कितनी आती? 3300 आती। ठीक है, चलिए जी, 69 क्वेश्चन हो चुके हैं। 70। अब ये देखो कितना आसान है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करके 36 रुपए की मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च बताइए। एक व्यक्ति अपनी, अब 40% है, आसान है। आप ऐसा मान सकते हो कि माना उस व्यक्ति की आय कितनी मान लो आप सभी? 100 रुपए मान लो। जब सिंपल डिजिट आएगी, मैं आपको खुद भी नहीं कहूंगा कि आप फ्रैक्शन में करो। आपको पता है 100 रुपए उसकी इनकम है। अब उन्होंने खुद ने कहा कि खर्च कितना है? 40%, यानी कि खर्च किसका होता है? इनकम का होता है। 100 का 40% 40 है। ठीक है, अगर खर्च 40 है तो बचत कितनी है? 60 है। और बचत 60 है और दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनकम को करेगा। इनकम कितनी आएगी? 100। तो 20 × 2, 20 × 3 और 20 × 5। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यही तो इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। 40% खर्च करता है तो बचत कितनी? 60%। 60% बराबर 3600। आंसर निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन हम एक ऐसे तरीके से कर रहे हैं ताकि आप सभी में अप्लाई कर सको। मैं बताता जाऊंगा बगल में, आप टेंशन ना लो सभी बच्चे। ठीक है, तो चलिए, 3600 रुपए की मासिक बचत करता है। अब यहां पर बचत कितनी है? 3x है, लेकिन वास्तव में कितनी है? 3600। तो x की वैल्यू आएगी 3600 डिवाइड बाय 3। x की वैल्यू आपके पास आएगी 1200।
x की वैल्यू कितनी आएगी 1200 आएगी 1200, तो उसका मासिक खर्च बताइए। ये रहा मासिक खर्च, 2 को गुणा करूंगा 1200 से, 12 इंटू 2 कितना 24, साथ में 2 0, आपका आंसर कितना आएगा 2400 रुपये। आई होप कि आप सभी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। दूसरी बात देखिएगा सभी बच्चे, आप कहोगे कि सर वैसे क्यों नहीं बताया, बिल्कुल वैसे बताते हैं आपको। देखिए क्या है कि 40% खर्च करता है। अब कोई भी चीज़ है अपने आप में कितनी है 100% है। अब उन्होंने अगर खर्च 40% किया तो सिंपल सी बात है बचत उसकी कितनी बची, 100 में से 40 जाएगा कितना 60%, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ही ऐसा है इसका, ऐसे प्रतिशत में डील किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 3600 रुपये की मासिक बचत करता है। मैंने कहा इक्वेट करना है, बचत बराबर बचत, खर्च बराबर खर्च। तो देखो बचत कितनी 3600 रुपये, यहाँ पर बचत कितनी है 60%, लेकिन एक्चुअल में कितनी 3600, 1% की वैल्यू आएगी 3600 डिवाइड बाय 60, और आपको चाहिए मासिक खर्च, और खर्च कितना है 40। तो देखिएगा 40% की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है 3600 डिवाइड बाय 60 इंटू 40, 20 इंटू 3, 20 इंटू 2, ये 3 कितनी बार जाएगा 1200, 1200 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2400 रुपये आएगा। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, कितना आंसर आ जाएगा 2400। आप चाहे रेशो से डील कर लो, आप चाहे प्रतिशत से कर लो, लेकिन कभी कभार जब ऐसा आएगा कि 33 सही 1/3% खर्च करता है, नो डाउट ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन आपको ये ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा और एग्ज़ाम में जल्दी डील हो पाएगा। इस वजह से इस बात पर जोर दे पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से समझते जाओ, बस समझ रहे हैं सभी बच्चे? हाँ ना जवाब देते जाओ और अच्छे से बताते जाओ कि क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा 71, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप खुद सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवा पाऊंगा। ठीक है, जितना जल्दी आप सॉल्व करोगे ना उससे अच्छी तो बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करो अब आप सभी। ठीक है, आ जाओ भी। सेवेंटी वन। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, 60% खर्च करने का मतलब ये है कि खर्च कितना कर पा रहा है वो 60। अगर 60 खर्च करता है तो बचत कितनी 40, क्योंकि जो इनकम है वो कितनी मानेंगे 100 मानेंगे। जब सिंपल फ्रैक्शन आएगी सॉरी, जब सिंपल फ्रैक्शन आएगी 60% खर्च करता है, 55% खर्च करता है, 45% खर्च करता है, तब आपको क्या करना है आराम से 100 मान लेना है। ठीक है, 100 मान के हल करना है। अब देखिए आगे क्या हुआ है, पहली लाइन से यहाँ तक की लाइन से हमने इतनी बात को पता किया, इतनी इंफॉर्मेशन हमने ज्ञात कर ली। अब कहा कि एक व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है। अब आप मान लीजिए ये 2020 की बात है। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी 2021 और ये 2022 की बात है। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो देखिए क्या दी गई है। एक व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, व्यक्ति की इनकम कितनी बढ़ती है 15%, ये बढ़ा देंगे 15%। 100 का 15% कितना 15 आएगा। अब 100 में 15 जोड़ेंगे तो 2022 में आपकी इनकम कितनी 115, और व्यय 20% बढ़ता है, और जो खर्च है ये खर्च व्यय है ये 20% बढ़ता है, यानी कि 60 का 20% कितना आएगा 12। ये तो सभी को ज्ञात करना आता है ना, 60 का 20%, 2 0 से 2 0, 6 इंटू 2 कितना 12 रुपये, तो ये कितना आएगा 72 रुपये। तो 2022 में इनकम 115 है,
खर्च 72 रुपये है तो बचत कितनी आएगी वो बता दिए देते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 115 में से 72 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 43 बचेगा। क्या इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? अब आपको बताना है बचत में प्रतिशत परिवर्तन। तो पहले बचत 40 थी, आज बचत 43 है, तो कितने रुपए की वृद्धि हो चुकी है? 3 रुपए की। 3 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। पहले बचत कितनी थी? 40, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 5 100। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 15/2 को आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो आएगा 7.5% की क्या आएगी? वृद्धि आएगी। लेकिन हमें यहाँ पर बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताया था, ऐसे ऑप्शन नहीं दिए गए कि वृद्धि है या कमी है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 7.5% होगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। अब वही बात है, फ्रैक्शन याद है तो उससे अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 44.9% खर्च करता है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, 44.9% खर्च करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, 44.9% खर्च करता है। इसका मतलब ये है कि 4 में, इसकी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए दोस्त, 4/9 खर्च करता है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये खर्चा कितना कर रहा है? 4। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, खर्च कितना कर रहा है? 4। और ये किसको दर्शाएगा? बचत को दर्शाएगा, इनकम को दर्शाएगा। इनकम कितनी है? 9। अगर खर्च 4 है, इनकम कितनी है? 9 है, तो उसकी जो बचत आएगी, बचत कितनी आएगी? 9 में से 4 जाएगा 5। यानी कि इनका ही आपस में रेशो बन चुका है। बात समझ पा रहे हो सभी बच्चे? क्या आप इस इंफॉर्मेशन के जरिए यहाँ पर सभी बच्चे पहुँच गए हैं? 4/9 खर्च करता है, 4 कर रहा है खर्च, और इनकम कितनी है? 9। एक्चुअल में एक बात ये भी है कि जो डिनोमिनेटर में है वो मानना होता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट। आप ऐसा मान लो, मानना, किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा इतनी देर से, मानना इनकम कितनी मान लीजिए आप? 9 रुपये मान लो, इसको देखते हुए जो डिनोमिनेटर में है, ताकि दशमलव में बातें ना आए। अब उसका जो खर्च है, खर्च 4/9 है, और खर्च होता है इनकम का, 9 का 4/9। ये 9 से 9 कटेगा तो खर्च कितना आएगा? 4 रुपये। और एक बात बताइएगा, जब इनकम में से खर्च जाएगा तो बचत डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 5 रुपये, ठीक है। 5x 9x ये रेशो में आप ऐसा भी ज्ञात कर सकते हो, और आप डायरेक्ट, इतनी देर हो चुकी है, हम ऐसे भी डील कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया? एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर आप 20% बढ़ाओगे तो दशमलव में आएगा। आपको क्या करना है? रेशो में, यही तो सबसे अच्छी बात है कि 10 की गुणा इससे कर दो, 10 की गुणा इससे कर दो, 10 की गुणा इससे कर दो, या 100 की गुणा इससे, 100 की गुणा और 100 की गुणा इससे, जैसा आपको उचित लगता है। अगर इसको 20 से गुणा किया तो इसे भी 20 से गुणा करेंगे, इसे भी 20 से गुणा करेंगे, ताकि रेशो मेंटेन रहे। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, अब व्यक्ति की इनकम कितनी बढ़ानी है? 20%। आइए सर, 20% बढ़ाएंगे इसकी इनकम, तो 90 का 20% कितना आएगा? 18 रुपये आएगा। तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 रुपये उसकी नई इनकम है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, ओके। ये 2021 और ये 2022 को रिप्रेजेंट करेगा। तथा वह 30% घटता है, और जो खर्च है ये 30% घटता है। 40 का 30% 12 रुपये घटता है, और 40 में से 12 जाएगा, 28 रुपये खर्चा आ गया। अब 108 रुपये में से 28 रुपये घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे, 8 बचेगा। यानी कि उसकी जो नई बचत है वो 80 रुपये है। और हमसे पूछा बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो देखो, 50 रुपये पहले बचत थी, 80 रुपये आज बचत है। तो आप ही सभी लोग बता दो कि क्या करना क्या है, बताइएगा कि 50 रुपये से बचत 80 रुपये होगी, कितने रुपये बचत बढ़ गई? 30 रुपये। और पहले बचत कितनी थी? 50। क्योंकि बचत में जो प्रतिशत परिवर्तन बताएंगे वो पहले वाली बचत को देखते हुए बता पाएंगे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 50 1 50, ये 2 बार सिंप्लीफाई होगा। 30 इंटू 2 कितना? 60% की वृद्धि।
उसकी बचत में 60% की वृद्धि हुई है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिया वृद्धि कमी। ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। 72 में ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। लगातार ऐसा दूसरा प्रश्न है और ये रहा लगातार ऐसा तीसरा प्रश्न। अब इसमें एक बात सिखाऊंगा मैं आप सभी को जो कि आपको काफी काम भी आएगी। अब देखिएगा, एक व्यक्ति 9,999 रुपए की आय में से 3,333 रुपए खर्च करता है। अब उसकी इनकम कितनी है बताइएगा आप सभी। 9,999 में से जो खर्च है वो कितना कर पा रहा है, 3,333। तो एक बात बताओ यार, फिर उनकी जो बचत है वो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6,666 रुपए बचेगा। बात समझ आई। लेकिन आपको पता है कि आप ऐसे डील नहीं कर पाओगे एग्जाम में, तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आपको आंसर प्रतिशत में देना है, तो आप इनका रेशो बना सकते हो। जैसे पीछे वाले प्रश्न में मैंने 0 0 0 लगा दी थी, तो अब सबसे पहले इसे हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इसी को यूज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब डील कैसे करेंगे देखिएगा। अब आपको पता है, सब कुछ छोड़ दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, ये तो पता है। तो ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार। कहने का मतलब है ये रेशो आ चुका है 3:1:2। अब हम इससे डील करेंगे और ये आपकी इंफॉर्मेशन हम मान के चलेंगे 2022 की है। और मैंने आपको कहा कि अभी उन्होंने आगे कहा आय तथा व्यय में 20% तथा 5% की वृद्धि हो, यानी कि इनकम में तो 20% की वृद्धि हो और जो खर्चा है और जो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 5% की। तो यहां पर दशमलव में आ सकती है, दशमलव में आ सकती है डिजिट। तो आप क्या करने वाले हो सभी विद्यार्थी, यहां पर लगाओगे 0 0 और 0, यानी कि ये हुआ 30 10 और कितना 20। और यहां पर 2023 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या रहने वाला है, इनकम में 20%। अब इनकम ये रही, इनकम में बढ़ोतरी होगी 20% की, तो 30 का 20% आएगा 6, और 30 में 6 जोड़ा कितना हुआ 36। नए साल की इनकम 36 हो चुकी है और खर्चा 5% बढ़ा। ये रहा खर्चा, खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ा, 5%। अब देखिए क्या डील करने वाले हो, थोड़ा पॉइंटों में आएगा। 10 का 5% आएगा, 0.5 आएगा। बात समझ रहे आप सभी, 10 का 5% 0.5 आएगा, यानी कि जो खर्चा नया आ चुका है वो आया है 10.5। अगर इनकम 36 रुपए है, खर्च मेरा 10.5 रुपए है, तो बचत कितनी आएगी, बचत आएगी 25.5। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास इनकम आएगी। और हम सभी से यही पूछा है कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन इन दोनों को देखते हुए बताएंगे। तो बताइए, पहले बचत 20 थी, आज 25.5 है। मेरी इनकम कितनी बढ़ी, मेरी इनकम बढ़ी 5.5 रुपए से, लेकिन पहले मेरी इनकम कितनी थी 20, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। इसे सिंपलीफाई करेंगे, ये आएगा 27.5%। 27.5% की यहाँ पर भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब देखिएगा, अब इस प्रश्न में देखो आपको ये भी दिया हुआ है 27.5% की कमी और 27.5% की वृद्धि। इस बार हर प्रश्न में आपको ये बता पा रहा था मैं। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 27.5% की वृद्धि। सो ये लगातार 3 प्रश्न एक जैसे किए ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, और ऐसे प्रश्न बखूबी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए जी, अब देखिएगा चौथा प्रश्न, बिल्कुल एक और सेम डिट्टो कॉपी। चलिए, यहां पर क्या कहा गया है, एक व्यक्ति की आय उसके खर्च से 80% अधिक है। पहली लाइन, जैसे ही पहली लाइन पढ़ी, अब आप इन चीजों को अच्छे से समझने लगो। देखो यार, आय उसके खर्च से 80% अधिक है, उसकी जो इनकम है खर्च से ज्यादा है 80%। अगर खर्च 100 है तो इनकम कितनी है, 180। 180 रुपए इनकम है, खर्च 100 है, तो ये बात कई टाइम से कर रहे हैं, तो बचत कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। और ये आप मान लो 2024, और अब हम इंफॉर्मेशन करते हैं 2025 की, ये वक्त भी आएगा। ओके, चलिए, यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है, बढ़ा दो, यदि उसकी आय 10% बढ़ती है,
180 का 10% कितना, 18। 180 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 198। तथा खर्चा 30% बढ़ता है। ये जो खर्च है ये 30% बढ़ता है। 100 का 30% कितना, 30 रुपए, यानी कि खर्चा कितना हो गया, 130 रुपए। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो वही बात है कि सबसे पहले 198 में से आप 130 घटाओ तो कितना आएगा, ये 68 आएगा। कितना आएगा, 68 आएगा। सही है, 13 और 6 19। बिल्कुल आई बात समझ में। बचत में प्रतिशत परिवर्तन, तो देखिए सभी विद्यार्थी, 80 रुपए से बचत 68 रुपए होगी। कितने की कमी होगी इस बार, 12 रुपए की। 12 रुपए की कमी के लिए माइनस का साइन लगाया है, आप कभी कुछ और सोच लोगे। ठीक है, 12 रुपए की कमी हो गई। और पहले वाली पे बता पाएंगे हम सभी कि कमी पहले वाली बचत पे हुई 80, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 जाएगा 3 बार, यानी कि 15% की क्या आएगी, कमी आएगी। और 15%, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। अब यहाँ पर कमी वृद्धि नहीं कहा गया था, तो 15% की क्या आएगी सर, कमी आएगी। आई होप कि आप सभी इन बातों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हो और आपको समझ आ भी रही है ये बात। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए, ये आय और खर्च से संबंधित है। अब देखिए डील कैसे करेंगे, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा हम सभी के लिए। बहुत आसान है, क्वेश्चन करने से पहले कुछ जानते हैं इनके बारे में। क्या जानोगे, आइए चर्चा करते हैं। जैसे कि आप मुझे ले लीजिए कि मैं अपनी आय का 20% किराए पर खर्च करता हूँ, 15% यातायात पर खर्च करता हूं और 10% किसी भी वस्तु पर खर्च करता हूं। यदि मेरे पास इतने रुपए बचते हैं तो मेरी इनकम कितनी है। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये वाला। ये रहा 75। देखो 75 से पहले 76 करते हैं। ठीक है, चलिए 76 करते हैं अपने। सत्या अपने वेतन का 30% भोजन पर, अपने भोजन पे ही करेगा दोस्त। ठीक है, चलिए, सत्या अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। वह इन दो वस्तुओं पर 2310 रुपए खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। जब फ्रैक्शन सिंपल आए तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब फ्रैक्शन सिंपल आए तब फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप ऐसा मान लो कि माना सत्या का वेतन, सत्या का वेतन कितना मान लीजिएगा, 100 रुपए मान लो आप सभी। ठीक है, अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है। अब एक बात बताइए, भोजन पर खर्च कितना किया, 30% अपने वेतन का, यानी कि 100 का 30%। कितने रुपए भोजन पर खर्च कर लिए उन्होंने, 30 रुपए। और 3% दान पर खर्च करता है। अब दान पर भी वेतन का ही तो करेगा, यानी कि 100 का 3%, 3 रुपए उन्होंने किस पे खर्च कर लिए, दान पर खर्च किए। ये खर्चा ही किया है, ये टोटल खर्च ही तो हुआ है। और खर्च या हो बचत वेतन पर होती है। मैं कहूंगा कि यार मैंने 20% खर्च कर दिया, आपको पता ही नहीं चल पाएगा जब तक कि आपको ये ना पता हो कि सर की इनकम कितनी है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को। तो यहां पर जो खर्च है 30 और 3 कितना, 33। यहां पर खर्चा 33x है, लेकिन वास्तव में कितना हुआ है, 2310। तो x की वैल्यू आएगी 2310 बटा में कितना, 33। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये जाएगा 11 पे 3, 11 2 22, 11 एकम 11 और ये जाएगा 70 पे। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 70 आएगी।
x की जो वैल्यू 70 आएगी तो उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन उसका 100 था, तो 100 को कितने से गुणा कर देंगे, 70 से गुणा कर देंगे। जब 100 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7,000 रुपये आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इज आर राइट आंसर। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। अब देखिए जो दूसरी बात आपको समझाना चाहता हूं मैं, अगर फ्रैक्शन सिंपल है, आप ऐसा मान लीजिए कि उसकी जो इनकम है, ये क्या हुआ, अच्छा सॉरी, इनकम कितनी मान ली, 100%, ठीक है। अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, ठीक। ये भोजन पर खर्च किया उन्होंने 30% और दान पर उन्होंने खर्च किया 3%, और टोटल इन दोनों वस्तुओं पर 2310 रुपये खर्च करता है। यहाँ पर दोनों वस्तुओं पर कितना खर्च करता है, 33%, लेकिन वास्तव में कितना खर्च करता है, 2310। एक ही बात है, देखिए 33% की जगह x आ जाता है यार, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से समझ के करना है इन बातों को, ठीक है। तो 33% इज इक्वल टू 2310, 1% का मान आएगा 2310 बटा में कितना, 33, और आपसे पूछा उसका मासिक वेतन, तो उसका मासिक वेतन कितना आता, 100%, तो 2310 बटा में कितना, 33, और इंटू में कितना, 100। देखिए क्या यही बात नहीं है, 2310 बटा में 33 और ऊपर जाकर 100 से गुणा कर दिया, सिंपलीफाई करेंगे आपका कितना आएगा, 7,000 रुपये आएगा, ठीक है। आप इन प्रतिशत से डील करना सीखो। अगर सिंपल प्रतिशत है, सिंपल प्रतिशत से मतलब समझना है सभी बच्चों को, क्या 18%, 12%, 40%, और फ्रैक्शन वाले से मतलब है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड परसेंटेज जो गिवन होगा, 12 से 1/2, 16 से 2/3, वो भी डील हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बार इनिशियल स्टेज पे हैं तो समय लगेगा, अचानक से आप सोचो कि बड़े बड़े प्रश्न करने लगे, मैं अपने हिसाब से आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। अब अपन करते हैं पीछे वाला क्वेश्चन 75। सन्नी देओल अपने वेतन का 30%, बहुत आसान है अगर सिंपल गिवन है, 30% जिम पर, 15% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करता है। सिंपल है बिल्कुल, अपनी इनकम का ही तो खर्च करेगा ना। आप ऐसा मान लेना, इनकी इसकी जो इनकम है वो कितना मान लीजिए आप सभी, 100%। तो देखो 30 जिम पे किया, 30 और 15 45, 45 और 15 60, 60 और 10 कितना, 70। यानी कि उन्होंने जो कुल खर्च किया है, कुल खर्च कितना कर दिया, 70% कर दिया, और उनकी जो अब बचत बची है वो कितनी बची है, 100 में से 70% घटाओगे तो कितना बचेगा, 30%। या आप 100 रुपये मान लो, 100x, 70x और 30x मान लो, ठीक है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 3,300 रुपये है, अब यहाँ पर बचत कितनी है, मैंने कहा या तो 30% मान लो, या आप क्या लिख सकते हो, 30x लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार 30% ही लिख पा रहा हूँ, यहाँ पर बचत 30% है, लेकिन उन्होंने वास्तव में कितने रुपए बचाए हैं, 3,300 रुपये बचाए हैं। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 3,300 बटा में कितना, 30, और आपसे पूछा है उसका मासिक वेतन, और इनकम जो हमने वो कितनी मानी थी, 100 मानी थी। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। तो 100% का जो मान ज्ञात करेंगे हम सभी, वो ज्ञात करेंगे 3,300 बटा में 30 इंटू में कितना, 100। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये 0 से 0, ये 3 110 पे चला जाएगा, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 11,000 रुपये आंसर आएगा। 11,000। ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। काफी आसान प्रश्न है, बिल्कुल इजी है, अच्छा क्वेश्चन आएगा तो कमी पे कमी या वृद्धि पे वृद्धि, सक्सेसिव टर्म बोला जाएगा उसे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वन, सॉरी ये हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अब, ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 100 मान के बताया जाएगा, फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है ना सक्सेसिव वाला, वो बता पाऊंगा मैं आपको, वो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर तथा शेष भाग का 40% कपड़ों पर तथा 10% खाने पर
तथा शेष भाग का 10% शिक्षा पर खर्च करता है तो कुल आय और कुल खर्च का अनुपात बताइए। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर किराए पर, तो आप एक बात मानो ना, आप ऐसा मान लीजिए कि माना उनकी आय, कुल आय या आय एक ही बात है, कितनी मान लीजिए आप सभी, 100 रुपए मान लो, मान लिया सभी ने 100 रुपए। ठीक है, 20% घर किराए पर खर्च करता है। अब मैं घर किराए पर यानी सिर्फ किराया लिख देता हूं, किराए पर खर्च किया मैंने 20%। तो एक बात बताओ यार, आप क्या बता पाओगे मुझे, 100 का 20%, 100 का 20% यानी कि 20 रुपए घर किराए पर खर्च किया। बिल्कुल, मैंने मान भी लिया, हमने घर किराए पर खर्च किया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, शेष भाग का 40% कपड़ों पर तथा 10% खाने पर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, शेष भाग का। तो 100 में से 20 रुपए तो मैंने खर्च कर दिया, अब मेरे पास 100 रुपए थे, 20 रुपए मैं अपने मकान मालिक को दे आया जहां पर मैं रहता था किराए के। अब मेरे पास रुपए बचे कितने, 80 रुपए, और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, शेष भाग को। और अगली लाइन में यही बोल रहे हैं कि शेष भाग का, यानी कि इस 80 रुपए का 40% कपड़ों पर और 10% खाने पर, यानी कि कपड़ों पर प्लस खाने पर टोटल कितना भाग, 50%। कोई कहेगा 50% क्यों, तो मैंने कहा कि 40% तो कपड़ों पर है और 10% खाने पर है। इस बात को समझ पाए। अगर ऐसे लिखा होता ना कि शेष भाग का 40% कपड़ों पर तथा शेष भाग का 10% खाने पर, फिर बात अलग होती। अभी कहा शेष भाग का 40% तथा 10%, तो 40 और 10 यानी कि तथा बोल दीजिए, जोड़ने का कार्य कर रहा है। बीच में अगर शेष लिखा होता तब हम डील करते। तो देखिए 80 का 50%, तो यहां पर देखो 80 का 50% कितना आया है, 40 आया है। बात समझ पाए। और ये भी खर्च हुआ है तो यहाँ पे कितना बचा, 40 रुपए बचे। बात समझ आई सभी बच्चों को। 80 में से 40 जाएगा, 40 रुपए बचे। अब ये क्यों लिखा गया, उन्होंने लिखा कि तथा शेष भाग का 10% शिक्षा पर। शेष भाग का, अब ये भी शेष भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, शेष भाग का 10% शिक्षा पर, ये 10% है, तो 40 का 10% कितने रुपए, 4 रुपए। 4 रुपए शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो ये कितने रुपए बचे आपके पास, 36 रुपए बचे। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बचत को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आप सभी को ये सब कुछ आसानी से समझ आ पा रहा है और मैं समझा पाने में सफल हो रहा हूं। लेकिन यहां पर अंतिम में आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कुल आय और कुल खर्च का अनुपात बताइए। कुल आय और कुल खर्च का अनुपात बताना है आपको, यानी कि कुल आय तो क्या सीधा लिख लेते हैं, आय और खर्च का रेशो बताना है। ठीक है, तो एक बात बताइएगा कि इनकम तो कितनी है, 100 है। अब आप दो काम कर सकते हो, या तो यहाँ पे खर्च जोड़ लो, 20 और 40 60, 60 और 4 64, ये खर्च जोड़ लिया, यहाँ पे 64 लिख दो। या आपको पता है खर्च क्या होता है आपका, इनकम में से बचत अगर हम घटा दें तो वो खर्च को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनकम कितनी है, 100, और बचत ये अंत में ये रही 36, ये मैंने यहाँ पे घटाया। तो देखिए सभी विद्यार्थी, 100 अनुपात ये कितना आएगा, 64। सिंपलीफाई करेंगे, 25 चौका 100 और 16 चौके 64, यानी कि 25 अनुपात कितना आया है, 16 आया है। आई होप कि आप सभी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जो अल्टीमेटली आंसर आया वो अपना क्या आया, 25:16। ये बिल्कुल मैंने 100 मान के उस तरीके से करवाने की कोशिश की गई है। इसका एक सक्सेसिव मेथड होता है, उससे डील करते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। चले आगे, आगे क्या, सॉरी, इसका दूसरा मेथड बताना है। अब देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर किराए पर खर्च करता है। तो वही बात है ना, एक बार ऐसा मान लेते हैं, माना कुल आय मैं 100 रुपए भी मान सकता हूँ, x रुपए भी मान सकता हूँ, एक बार मैं 100 रुपए मान रहा हूँ। अब यहाँ पर जो अपने पास इंफॉर्मेशन आएगी वो बचत के रूप में आएगी। कैसे आएगी बचत के रूप में, देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर किराए पर, शेष भाग का 40% कपड़ों पर तथा 10% खाने पर तथा शेष भाग का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, तो कुल आय तथा कुल खर्च का रेशो बताइए। वो बाद की बात है। तो इनकम कितनी है टोटल, 100।
अगर 20% घर किराए पर खर्च करता है, 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80% बचा। अल्टीमेटली ये बचत आएगी अपने पास अंत में, क्योंकि मैं यहाँ पर जो खर्च है वो निकाल दूंगा और बचत रखूंगा। अब आप खुद बताइए, अगर प्रश्न इतना ही होता तो 100 का 80%, 80 रुपये बचते मेरे पास। यहाँ तक ये बात निपट चुकी है यहाँ तक। तथा शेष भाग का, अब शेष भाग आएगा ना तब ऐसे डील करना है। शेष भाग का 40% कपड़ों पर तथा 10% खाने पर, ये बात समझनी है। 40 और 10 कितना, 50। अगर 50% खर्च किया तो 50% बचत हुई है। ये बचत की बात हो रही है, ये सेविंग है, ठीक है। ये क्या है, सेविंग है। बात समझ आ रही है आप सभी को? ओके, चलिए अब देखिएगा आप सभी, ये कुल है। उसके बाद देखिए, तथा शेष भाग का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। अगर 10% शिक्षा पर खर्च करता है तो बचा कितना, 90% बचा। बात समझ आई? और ये क्या आएगी अपने पास अंतिम में, बचत आएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 0 से 2 0, ये 50 एकम 50 और 50 दूना 100 और 0 से 0, ये देखिएगा 10 × 2 20, 20 चौका 80, यानी कि 9 × 4 कितना, 36। ये जो 36 रुपए है ये आपके पास क्या आई है, बचत आई है। और आपसे पूछा है कुल आय और कुल खर्च का अनुपात बताइए। कुल आय और कुल खर्च का अनुपात बताइए, बताइए। कुल इनकम और कुल खर्च का रेशो, इनकम कितनी है 100, बचत 36 है, तो 100 में से अगर 36 घटाएंगे तो ये खर्च को रिप्रेजेंट करेगा। 100 अनुपात 100 में से 36 गया 64। सिंप्लीफाई तो वैसे ही करना है, 25 चौका 100 और 16 चौके 64। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमें समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आरामदारी से डील कर सकते हो। यही एक सक्सेसिव टर्म है, ये बेसिक से डील किया। मैं एक्स भी मान सकता था, मैं एक्स भी मान सकता था। बात समझ आई सभी बच्चों को? देखिएगा, दूसरी बात सुनिएगा, एक तरीका और यहाँ पर रहेगा। बस एक बार इसे सीख लिया ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसे मिटा ही देते हैं। चलिए आइए, अब देखिए यार, अब जो मेथड बताऊंगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों तीनों मेथड से करेंगे, जो आपको सही लगे आप वो डील करना, लेकिन लगातार करते रहना ताकि आप सभी इसे समझ पाओ, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है। ओके, अब देखो किराए पर खर्च करता है 20%। अगर उसके पास 100 रुपए थे, 20 खर्च किया तो बचा कितना, 80 रुपए। ये उसका इनिशियल वैल्यू, और ये फाइनल वैल्यू, यानी कि पहले और बाद में भी। पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अब मेरे पास कितने रुपए बचे, 80 रुपए बचे, ठीक है। किराया कितना, 20% मैंने खर्च किया तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। शेष भाग का, ये होगा तभी जब शेष भाग का 40% कपड़ों पर तथा 10% खाने पर। अब एक बात बताइए यार, वही बात है भी, कपड़ों पर तथा खाने पर, कपड़े प्लस खाना, ये 40% है और ये 10% है, तो टोटल कितना खर्च हो गया, 50%। अब 50% टोटल खर्च हुआ, मेरे पास पहले 100 रुपए थे तो अब कितने बचे, 50 रुपए बचे। और अंतिम में कहा शेष भाग का 10% शिक्षा पर खर्च किया। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? शिक्षा पर कितना खर्च किया, 10% किया, तो अगर 100 रुपए थे तो अब कितने बचे हैं मेरे पास, 90 रुपए। ये रेशो ही है सभी का। अब आपकी इच्छा है आप कैसे डील करते हो। मेरी आप मानोगे तो बहुत अच्छा ही रहोगे, नहीं मानोगे तो भी आप पहले वाले तरीके से कर लोगे। आप इन्हें आपस में सिंप्लीफाई कर लो अगर हो पा रहे हैं। 20 × 5 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 50 एकम 50 और 50 दूना 100, ये 0 से 0 जाएगी, यानी कि इसको भी लिख लेते हैं 10 अनुपात कितना, 9, ये काटे देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताता हूं आप सभी को, आप इनको आपस में गुणा कर लो। 5 × 2 10, 10 × 10 कितना, 100 रेशो, 4 × 1 4 और 4 × 9 36। अब इंपॉर्टेंट है ये जो 100 और 36 है, ये क्या है, ये इनिशियल है, प्रारंभ में। और प्रारंभ का मतलब है कि ये रेशो आएगा इनकम का, कि प्रारंभ में मेरी जेब में कितने रुपए थे।
और ये फाइनल, फाइनल का मतलब है अंतिम, अंतिम का मतलब है कि मेरे पास अंतिम रूप से कितने रुपए बचे हैं, यानी कि ये रेशो किसका आएगा, बचत का आएगा, यानी कि इनकम इज इक्वल टू किसका रेशो आएगा, बचत का। और आपसे पूछा है आय और खर्च का रेशो पूछा है, वही बात है, इनकम और खर्च का जो रेशो है, बार बार वही लिखूंगा, तीसरी बार लिख पा रहा हूं आप सभी के लिए कि अगर 100 में से 36 घटाएंगे, क्योंकि ये 100 रुपए क्या है, इनकम है, और ये 36 क्या है, बचत है। अगर इनकम में से बचत घटाएंगे, अगर इनकम में से बचत घटाएंगे तभी तो आपके पास क्या आएगा, बताइएगा, खर्च आएगा कि नहीं आएगा। तो 100 अनुपात कितना, 64 आएगा। 25 चौका 100 और 16 चौके 64। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तीनों मेथड से करवाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सब कुछ समझ में आए, और मैं आपको समझाना ही है मैंने, ठीक है, मैं समझाऊंगा ही आपको ऐसे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से समझने की कोशिश करो, आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर निकालोगे तो टाइम लगेगा, एक बार आप इन बातों को समझना है आप सभी ने। चलिए 78 आपको क्या कह रहा है, 78 थोड़ा सा ये लीजिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3% गोवा ट्रिप, हो जाए यार, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3% गोवा ट्रिप पर तथा शेष भाग का, आ गया ना शेष भाग का, तो ये सक्सेसिव है। सक्सेसिव है क्या, कमी पे कमी, ये कमी पे वृद्धि, वृद्धि पे कमी और वृद्धि पे वृद्धि, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसे प्रश्न आएंगे, यहां पर भी ऐसे प्रश्न आएंगे। कहने का मतलब है कि मेरी जेब में 200 रुपए, पहले मैंने 20% खर्च किया, ठीक है, 160 रुपए बचे, फिर शेष भाग का जो मेरी जेब में रुपए पड़े हैं, ऐसा चलता है। इस वजह से सक्सेसिव किया जाता है। आसान है बिल्कुल, अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सभी विद्यार्थी, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3% गोवा ट्रिप पर तथा शेष भाग का 12 से 1/2% पानी पर तथा 25% बोटिंग पर, ये टोटल है ये, क्योंकि तथा आ गया ना बीच में, तथा 25%। अगर ऐसा बोलता, कहने का मतलब है 33 1/3% गोवा ट्रिप पर तथा 37 सही 1/2%, क्योंकि 12.5 में 25 जोड़ेंगे तो 37.5%, किसी पे भी खर्च मान लो, और शेष भाग का 20% फ्लाइट पर खर्च करता है। तो कुल खर्च और कुल बचत का अनुपात बताइए। अभी 100 मानूंगा तो समय लगेगा, क्योंकि 100 कब मानते हैं, जब सिंपल फ्रैक्शन आती है, 60%, 40%, 30%, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखना है सभी विद्यार्थीगण ने कि डील कैसे करना है। तो देखिएगा, मैं ऐसा बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। माना जो इनकम है वो कितनी है, x रुपए है, कोई बात नहीं, आप ऐसा टेंशन नहीं लेना है किसी ने, आराम से करेंगे इन चीज़ों को। चलिए अब एक बात बताओ, अब खर्च करेगा तो बचत आएगा, यानी कि यहाँ पर जो हम निकालेंगे वो क्या आएगी, बचत आएगी, ठीक है। माना आय x रुपए है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3% गोवा ट्रिप पर खर्च करता है। अब देखिएगा आपसे बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। इनकम कितनी है, x, अगर 33 सही 1/3% खर्च कर दिया तो बचा कितना। अब देखिएगा, 100% में से कितना घटाएंगे, 33 सही 1/3% घटाएंगे, और 100% कितना होता है 1, और 33 से 1/3 कितना होता है 1/3। अब आप इसे देखो, इसे सिंपलीफाई करना है आप सभी ने, बात समझ आ रही है आप सभी को, इसे सिंपलीफाई करना है, ठीक है। इसे तो मैं थोड़ा और नीचे ले आऊंगा, क्योंकि मुझे ये समझाना है बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। अब देखिए आप सभी, यार अब ठीक है, ठीक है। आओ भैया, बचत कितनी है, बचत निकालेंगे। इनकम x रुपए है, 1 में से 1/3 गया तो ये कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। 1 में से 1/3 जाएगा। ये बात समझ आई सभी बच्चों को, क्योंकि ये जो बात है ये गोवा ट्रिप पर खर्च कर पा रहा है इतना, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, उनके नीचे नीचे लिखता हूं, x इंटू 2/3, ठीक है। शेष भाग का 12.5% पानी पर तथा 25% बोटिंग पर खर्च करता है, यानी कि 100% में से
कितना घटाओगे 37 सही 1/2%। 1 में से 3/8 घटाओगे तो ये कितना बचेगा 5/8 बचेगा। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? क्योंकि 37 से 1/2% कितना होता है 3/8। अब आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ये कितना बचे 1 में से, देखो इधर आइए एक बार और आइए, आपको सिखाया है हुआ। अब इतना बचा, अब 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आएगा। आपको जो चीज़ें बताई गई हैं ये डायरेक्ट कैसे घटेगा, 5 में से 2 जाएगा 3/5, 1 में से 11/18, नीचे कितना रहेगा 18, 18 में से 11 गया 7, 1 में से 9/15 घटाना है, नीचे कितना है 15, 15 में से 9 गया 6, 1 में से 11/17 घटाना है, नीचे तो 17 रहेगा, 17 में से 11 गया 6। ये बात है जो आपको समझानी है मैंने, ठीक है। बात समझ आ रही है सभी को? हाँ के ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, तथा शेष भाग का 20% फ्लाइट पर खर्च करता है। 20% भाग फ्लाइट पर खर्च करता है शेष भाग का। तो एक बात बताओ, अब आसान हुआ ना, 100% में से 20% घटा दो तो दोस्त कितना बचेगा 80% बचेगा। इसे आप ऐसा लिख सकते हो इंटू 80% कितना बटा में 100, ठीक है। एक एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बचत को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई करेंगे बड़े आसानी से। तो ये देखिएगा 20 चौका 100 और 20 पंजे 100, ये 5 से 5 कटेगा और ये 4 इंटू 2 8 और ये 8 कटेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बचत कितनी बचेगी, बचत हमारे पास बचने वाली है x बटा में कितना 3। क्या यहाँ पर इतनी बात समझ में आई सभी को? और आपको बताना है कुल खर्च और कुल बचत का रेशो, कुल खर्च और कुल बचत का रेशो बताना है आपको। यार हो नहीं पा रहा यार ये। कोई बात नहीं, अपन इस साइड ही कर लेंगे। कुल खर्च और कुल बचत का रेशो देखिएगा अच्छे से, इसमें देखना आप सभी। कुल खर्च और कुल बचत। अब देखो बचत कितनी है x/3 है, बात समझ आई। और खर्च क्या होता है, इनकम में से बचत घटाएंगे तो खर्च आएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, इनकम कितनी मानी थी मैंने, x रुपए मानी थी, इनकम x रुपए, इनकम में से बचत घटाएंगे x माइनस का 3। इसमें समय लगेगा एक बार, उसके बाद सक्सेसिव वाला बताऊंगा। 3x में से 1x गया, कितना बचेगा 2x बटा में 3 रेशो x/3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 घटेगा, x से x कटेगा, अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा 2:1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं। आप डी की जगह क्या कर लो सभी बच्चे, 2 कितना कर लो 1 कर लो। ये इसका क्या आएगा आंसर आएगा कुल खर्च और कुल बचत का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या सोचना है आपको, ठीक है। करिए आप सभी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे आप। इसका एक और तरीका बताता हूँ, फिर जो बाकी के क्वेश्चन है वो कल करेंगे अपने, ठीक है। हाँ जी, चलिए सर, आपको मैंने x मान के बताया। सबसे पहले आपको ये बताया, ये एक बार ना समय लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट बताने लगा आप कहोगे कि सर आप ऐसे क्यों बता पा रहे हो, दिक्कत ये है एक बार, ठीक है। चलिए अब डील कैसे करेंगे आप। दिक्कत तकड़ी है आज तो भैया। 78, इसे मिटा ही देते हैं अपन, ठीक है। एक मिनट लगेगा। देखिएगा सभी बच्चे कि आपको अब फ्रैक्शन से करना है। ये मैंने आपको x मान के करवा दिया। जितने भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे मैं सभी को x मान के और विदाउट x दोनों से, क्योंकि देखो बेसिक होता है ना, बेसिक से अच्छी चीज़ नहीं रहेगी कभी भी, इस बात का ख्याल रखना आप,
ठीक है, कभी भी बेसिक से अच्छी कोई बात नहीं होती है। जब आप इन्हें 3, 4, 5, 7 बार करोगे ना, तब जाके बात बनेगी, तब जाकर आप कहोगे कि हाँ सर आपने कुछ बताया था और हमने कुछ समझा था। ठीक है, ओहो अब डिलीट कर, हाँ अब ठीक है। चलिए, थोड़ा बोर्ड है ना अभी सीखने में, चलिए छोड़िए, आइए, फिर क्लिक हो गया यार, ये टेढ़ा हो गया। अब ठीक है, आइए। सॉरी, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% गोवा ट्रिप पर खर्च करता है। अब वही बात है कि यहाँ पर इनिशियल और यहाँ पर फाइनल। अब ये है क्या इनिशियल फाइनल, भी मेरे पास पहले जेब में कितने रुपए थे, ठीक है, और ये फाइनल क्या, अब लास्ट में कितने बचे हैं। यानी कि यहाँ पर जो रेशो आएगा वो इनकम, आय और किसका आएगा, बचत का रेशो आएगा। तो 33 सही 1/3% गोवा ट्रिप पर। तो यहाँ पर लिखा मैंने, ये गोवा लिखा और 33 सही 1/3% लिखा। और एक बात बताओ, 33 सही 1/3% को क्या लिखा जा सकता है, 1/3। ये बात समझ आई। और ये खर्च हो रहा है तो मैंने माइनस का साइन लगाया भी। अगर पहले मेरे पास 3 रुपए थे और 3 में से 1 जाएगा तो बताइए फाइनल कितने रुपए बचेंगे, 2 रुपए बचेंगे। क्या इस बात को समझ पाए सभी बच्चे। दूसरी बात है, शेष भाग का 12.5% तथा 25% दो खर्च किए हैं, किसी पे भी किए हैं। और हम लिखेंगे जरूर एक बार, पानी प्लस बोटिंग पे। बारह सही 1/2% प्लस 25%, यानी कि जो टोटल खर्च किया है इन्होंने किया है 37.5 सही 1/2%। लेकिन क्या उन्हें पता है कि इसे 3/8 लिख पाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना लिखना है। अब 3/8 है भी, आपको पता है पहले मेरे पास 8 रुपए थे, 8 में से 3 जाएगा, अब कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। इस बात को सभी बच्चे समझ पाए हैं। और अंत में कहा कि 20% फ्लाइट पे खर्चा किया है। 20% फ्लाइट पे खर्चा किया, तो 20% खर्च करने का मतलब है माइनस का 1/5, यानी कि अगर पहले 5 था तो अब कितना है, 4 है। क्या आप इन बातों से सहमत। और यहाँ पर जो रेशो आएगा वो किस किस का रेशो आएगा, यही बात तो आपको समझानी है। वो आएगा इनकम और बचत का, क्योंकि इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक, प्रारंभ में मेरी जेब में कितने रुपए थे, और फाइनल का मतलब है अंतिम में आज मेरी जेब में कितने रुपए हैं, वो बचत को रिप्रेजेंट करेगा। अब पहली बार बिल्कुल आसानी से करने का प्रयास करवाता हूं, तो देखिएगा 3 × 8 24, मल्टीप्लाई करना है। 3 × 8 24, 24 × 5 कितना आएगा, 120 आएगा। 2 × 5 10, 10 × 4 कितना आएगा, 40 आएगा। क्या आप 120 और 40 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो देखिएगा 40 को 3 बार करेंगे और 40 को 1 बार करेंगे, 120 और 40 खुद सिंप्लीफाई हो जाएंगे 3:1 के अनुपात में। आपसे पूछा है खर्च और बचत का रेशो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खर्च और बचत का रेशो पूछा आपसे। अब खर्च कितना है आपके पास, अब आपको पता है ये इनकम है और ये बचत है। बचत तो लिख लेते हैं 1 है। और खर्च कैसे आएगा, खर्च आएगा अगर इनकम में से आप क्या घटा पाते हो, बचत घटाओगे। तो इनकम कितनी है आपकी, 3 रुपए, और बचत कितनी है, 1 रुपए। 3 में से 1 गया 2, और 2 अनुपात कितना, 1। क्या इस बात को समझ पाए आप सभी। हाँ ना कुछ जवाब दो, एक बार के लिए बहुत अजीब लगेगा आपको। ये क्यों लिखना है पेपर में, इतना लिखोगे क्या, ये समझाने के लिए लिख पा रहा हूं आप सभी के लिए। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे, ये मैं समझाने के लिए लिख पा रहा हूं। एक बार तो समय देखो लगेगा, अभी आप सीख रहे हो, कई बच्चों को गुस्सा आ रहा हो, तो गुस्सा नहीं करो आप सभी प्लीज, आप इन्हें समझो। और समझने से अच्छी बात कुछ भी नहीं होती है। बात समझ आई आप सभी को। चलिए दूसरी बात देखो क्या बताना चाह रहा हूं आप सभी को यहाँ पे। अब यहां पर आपको पता है ये इनकम और बचत का रेशो आएगा, ठीक है। ये इनकम और बचत का रेशो आएगा, ओके। ये प्रारंभ में कितने थे, अंतिम रूप से कितने बचे हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप। इनको आपस में क्रॉस काट सकते हो। आपस में क्रॉस देखिए कैसे काटोगे, इनको काटोगे ऐसे, 5 को काटेंगे 5 से, कट चुका है। 4 × 4
4 दूना 8, 2 कटेगा 2 से, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी कि ये आएगा 3 एकम 3 और यहाँ पे 1 1 मतलब 1 1 1 से कटा होगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो आप ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि क्रॉस काट सकते हो आप सभी। अगर नहीं भी काटोगे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरी बात आप सभी, सॉरी अब इतना आया, आपको पेपर में सिर्फ ये बात लिखनी है, ये वाली। बहुत सी कैलकुलेशन तो माइंड में हो जाएंगी आप सभी के, जब इनके प्रश्न करेंगे ना तब अब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। तो 78 क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी के जो ये प्रश्न हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।